हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ये कॉलेज कैडर के लेवल की हैं, यानी कि कॉलेज के अंदर यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं ये उसके लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी सेक्शन ये है। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 500 हैं और एक्यूरेट पोस्ट यहाँ पे 455 हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात कमाल की है कि किसी भी प्रकार से आपको फीस नहीं देनी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सिलेक्शन एपीआई स्कोर के द्वारा होगा, यानी कि कितना आपका स्कोर है, पीएचडी आपने कर रखी है, नेट आपने कर रखा है, वो सारा स्कोर आपका जो एकेडमिक मार्क्स सारे तालिका में जुड़ के उसके आधार पे आपको इंटरव्यू कॉल होगी। तो आपका 100 नंबर के होगा आपका एपीआई स्कोर और 100 नंबर का ही होगा आपका इंटरव्यू। इस आधार पे दोस्तों आपका सिलेक्शन होना है। और यहाँ पे जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि किस स्टेट के अंदर ये है, यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की रीजनल कोई बाउंडेशन है कि नहीं है, ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर ये वैकेंसी हैं। और यदि आप यहाँ पे आपका एपीआई स्कोर थोड़ा सा भी बेहतरीन बनता है तो आपको अप्लाई जरूर कर देना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एपीआई स्कोर, जो एवरेज स्टूडेंट होता है, एवरेज जो कैंडिडेट होता है, उसका एपीआई स्कोर आपको काउंट करके बताऊंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस लेवल का यदि आपका एपीआई स्कोर है तो आपको तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। और यदि आपका एपीआई स्कोर बहुत ही डाउन है फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सलाह यही दूंगा कि निश्चित तौर से आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कर दें। तो दोस्तों आइए इसको देख लेते हैं और इसको कंप्लीट, इसकी जानकारी जानने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। और इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज सूची दे रखी है। यहाँ पे रिजर्वेशन के अलग अलग इंडिकेटर दे रखे हैं कि जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए इत्यादि वगैरह, और टोटल पोस्ट यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे दे रखी हैं जो सीटें रिजर्व नहीं हैं, जनरल सीटें जो हैं यहाँ पे वो मेंशन कर रखी हैं। जैसे सबसे पहले बात करें हिंदी की 11 सीटें हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश की बात करें, टोटल सीट 52 है, हिंदी की 33 हैं, संस्कृत की 19 हैं, इकोनॉमिक्स की 42 हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर ये अलग अलग सीटें दे रखी हैं। यदि मैं आपको टोटल दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी हैं 455 और ये अलग अलग रिजर्वेशन की इस प्रकार से कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है। यदि आप देखोगे जैसे केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी वैकेंसी हैं, 34 हैं, फिजिक्स के अंदर 36 हैं, जूलॉजी के अंदर 34 हैं, मैथमेटिक्स के 29 हैं, कॉमर्स की 25 हैं। इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा आपका स्टैटिस्टिक्स डेटा। अब आपके मन में होगा कि किस स्टेट के अंदर वैकेंसी है, तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ स्टेट का। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड के अंदर है। और यदि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है निश्चित तौर से आप बड़ा पहाड़ों का आनंद लेंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्योंकि बहुत सारी अच्छी और जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान है उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड हैं, जिनको हम टूरिस्ट प्लेस कहते हैं। उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग के द्वारा ये डिमांड मांगी गई है। ये है इनकी वेबसाइट, ईमेल दे रखी है ये वाली। ये दे रखा है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चयन है। जो एडवर्टीजमेंट आई थी 4 दिसंबर 2021 को। लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2021 रात के 12 बजे तक। दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। कुछ दे रखे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इनको आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो सेकंड पॉइंट दे रखा है, इसमें दे रखा है 24 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट कौन सी मानी जाएगी, जो मार्कशीट इशूइंग डेट होगी, यानी कि जो आपके मार्कशीट पे इशूइंग डेट मेंशन होगी। कई बार हम पूछ लेते हैं कि क्या मैं अपीयरिंग हूँ तो मेरा क्या यहाँ पे मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्कशीट इशूइंग डेट ही आपकी मानी जाएगी रिजल्ट डेट। उसके बाद में आप देखोगे तो एक और चीज़ मेंशन है, एक ही मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा आप आवेदन ना करें, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप
ना डालें। फिर चलते हैं थोड़ा सा नीचे, ये कुछ सारी इन्फॉर्मेशन है जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, इनको हमने छोड़ दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एपीआई स्कोर से रिलेटेड। एपीआई स्कोर का मतलब क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। टोटल पोस्ट 455 है, वो इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। इसके बाद में थोड़ी सी और है, यहाँ पे यदि आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा हमारी लिमिट से बाहर चला गया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि हमारे रेंज में ये आ जाए। ये कैसा दिखा रखा है? ये दिखा रखा है कि पर्टिकुलर, जैसे आप बात करेंगे अनरिजर्व की, जनरल कैटेगरी के अंदर भी महिलाओं का, दिव्यांग का, पूर्व सैनिक का, डिपेंडेंट का और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे अलग अलग सीटें उपलब्ध हैं। तो ये इस प्रकार से ना पूरी रिजर्वेशन की ये सीट आपको दिख जाएगी। यदि आप इसको कंप्लीट देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर उत्तराखंड की साइट पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको थोड़ा सा फिर हम बड़ा कर देते हैं ताकि ये हमारी पहुँच में ठीक ठाक सा हो और इसमें हमें कोई दिक्कत ना आए देखने में। तो ये अब हमारी कवरेज में आ गया है। यहाँ पे क्या है, ये इसी के बारे में बता रखा है कि सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार से आपका शेड्यूल पोजीशन होगी, किस प्रकार से दिव्यांग की यहाँ पे श्रेणी दी गई है। उसके बाद में आपकी है सैलरी की बात। सैलरी यहाँ पे आप देखिए कि जो मैट्रिक्स होता है उसी प्रकार का 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये है, और ये वाला आप देखेंगे तो 6,000 ग्रेड पे के अनुसार इस प्रकार से आपकी सैलरी है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन में दोस्तों, यदि आपके पास आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके साथ में आपने यूजीसी नेट कर रखा हो, चाहे वो आपका CSIR हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने PhD कर रखी है और आपने नेट नहीं कर रखा तो वो 2009 और 16 के नॉर्म्स के अनुसार आपका होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और चीज़ है कि नेट, स्लेट या सेट आपका उसी सब्जेक्ट में लागू हुआ जिसमें यूजीसी कराती है, जिसमें कराती ही नहीं वहाँ पे ये लागू नहीं होता है। नीचे आप देखें PhD आपने बाहर से कर रखी है तो निश्चित तौर से 500 उसका रैंक होना चाहिए। अब और नीचे यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका एकेडमिक स्कोर से रिलेटेड। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कैसे है कि आप इसको इस प्रकार से समझिए कि मैं एक डेमो के तौर पे आपको दिखाता हूं कि आपकी परसेंटेज कितनी है, एक एवरेज स्टूडेंट्स एपीआई स्कोर कितना गेन कर सकता है और आपको इसमें कितना फायदा होने की संभावना है, और किस रेंज में यदि आप हैं तो क्या आपको अप्लाई यहाँ पे करना चाहिए और आपका सिलेक्शन की संभावना क्या बनती है। यहाँ पे हम जानने के लिए ना एक कैलकुलेटर ले लेते हैं और कैलकुलेटर को कर देता हूँ मैं एक रीसेट। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेजुएशन के मार्क्स। यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपके 80 से अबव है तो 21 नंबर मिलेंगे, 60 से 80 तो 19, 55 से 60 तो 16 और 45 से 55 मार्क्स आपके हैं तो 10 नंबर आपको मिलने की संभावना है। हम यदि जाएं कैलकुलेटर के ऊपर तो सबसे पहले कैलकुलेटर को खोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मान के चलते हैं कि एवरेज जो आपका स्कोर है वो 55 to 60, यानी कि एक एवरेज कैंडिडेट के इतने मार्क्स तो आपके आ ही जाते हैं, तो हम यहाँ पे 16 नंबर ही लेंगे। तो हम खोल लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर को, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे 16 मार्क्स। अब चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर, 16 मार्क्स रीसेट कर दिया, और उसके बाद में चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके 80 से वो तो 25 नंबर मिलेंगे, 60 से 80 तो 23 और 55 से 60 हैं तो 20 है। हम इसको मान के चलते हैं यहाँ पे जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है 20 नंबर। 55 क्योंकि एक कंडीशन है, उसके आधार पे तो आपको अप्लाई ही करना होगा यदि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग नहीं रखते हैं तो उसके बाद फिर कैलकुलेटर में दोबारा जाते हैं और हम यहाँ पे पुट कर देते हैं हमारे मार्क्स जो बनते हैं 20 के बाद में हमारा स्कोर हो गया 36। अब दोस्तों नीचे चलते हैं, एमफिल का स्कोर देखते हैं। एमफिल मोटे तौर पे कई सारे कैंडिडेट नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे इसका स्कोर नहीं जोड़ेंगे। 60 से अबव तो आपके 7 नंबर मिलेंगे और 55 से 60 है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जिन कैंडिडेट्स ने PhD कर रखी है उसके 25 नंबर मिलेंगे, और एमफिल PhD दोनों कर रखी है तब भी 25 नंबर ही, यानी 25 मार्क्स उसको मिलेंगे। तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं सिर्फ PhD के मार्क्स, और वो मार्क्स हमारे हैं 25 के बाद हमारे मार्क्स हो गए 61। फिर चलते थोड़ा सा नीचे, फिर नेट और JRF के, नेट के, स्लेट के अलग अलग नंबर हैं, 10 नंबर हैं, और नेट के 8 नंबर हैं, सेट के 5 नंबर हैं, परंतु मैक्सिमम मार्क्स आपको 10 ही मिलेंगे। तो हम जोड़ के चलते हैं एवरेज एक नेट
मान के चलते हैं कैंडिडेट नेट करता है, तो इसके 8 नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हमारे कैलकुलेटर में। तो हमने कर दिए यहाँ पे 8 और मेंशन। 8 करने के बाद हमारा स्कोर हो गया 69। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 2 चीज़ें और हैं रिसर्च पब्लिकेशन का। यदि आपने पेपर पब्लिश करवा रखे हैं 3 गुना में 2 यानी कि 2 नंबर आपके मिलते हैं तो 6 नंबर आपको मैक्सिमम मिलेंगे। एक्सपीरियंस के 10 नंबर हैं, 1 साल के 2 हैं, तो ये आप समझ गए 5 गुना में 2 इस प्रकार से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना बड़ा मुश्किल है कि एक एवरेज स्कोर करना, परंतु मैं अमूमन तौर पे ये मान के चलता हूँ कि 2 पेपर तो हर एक ने पब्लिश करवा रखे होंगे, तो हम जोड़ देते हैं यहाँ पे नंबर 4 इसमें। और एक्सपीरियंस के भी मान के चलते हैं कि एक इंसान का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 नंबर उसके भी जोड़ देते हैं, तो हमारा स्कोर हो गया यहाँ पे 79। अब बात आती है नीचे, और ये है अवार्ड से रिलेटेड। दोस्तों यदि आपने अवार्ड ले रखा है कोई नेशनल इंटरनेशनल तो आपको 3 नंबर मिल ही जाते हैं। स्टेट लेवल का है तो 2 नंबर, टोटल आपके 100 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। परंतु थोड़ा सा आगे मैं दिखाता हूँ। देखिए जो मैं बात आपको बता रहा था कि एमफिल और पीएचडी के मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 हैं, जेआरएफ के 10 नंबर मैक्सिमम हैं, नेट जेआरएफ या सेट जो भी है। अवार्ड के मैक्सिमम मार्क्स आपके 3 नंबर हैं। तो इस प्रकार एकेडमिक स्कोर आपका 84 का, रिसर्च पब्लिकेशन 6 का, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 10 का, टोटल स्कोर आपका 100 का है। मैं आपको दिखाता हूं हमारे कैलकुलेटर में हमारा स्कोर क्या आया। मोटे तौर पे हम अवार्ड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते कि सब लोगों को अवार्ड नहीं मिलते हैं, तो हमारा स्कोर आया 79। अब यहाँ पे एक कमाल की बात मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है कि 79 स्कोर हमारा आया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस 79 स्कोर का मतलब ये है कि यदि आपके मार्क्स बनते हैं 70, इसके अंदर 72 और 68 है, ये मान के चले, थोड़ी सी इसके अंदर वेरिएशन भी करके चलें तो 70 के आसपास यदि आपके मार्क्स बनते हैं एपीआई स्कोर में, तो आप ये समझ लें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको अप्लाई यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके 100 मार्क्स से ही स्कोर आपको मिला है 70। उसके बाद में 100 नंबर का एक इंटरव्यू भी आपका होगा, उसमें से आपके कितने मार्क्स मिलते हैं उसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। तो जो हमारे दोस्त ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 70 के आसपास आपके मार्क्स बनते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। यदि 55 के आसपास आपके एपीआई स्कोर बनता है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, निश्चित तौर पे सही तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एपीआई स्कोर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 70 से ऊपर आपका है तो बिल्कुल करना चाहिए। यदि आपका 80 से अबव है तो 100% आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि जिनका स्कोर 85, 90 के आसपास पहुंच जाता है उनको काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे इंटरव्यू 100 मार्क्स का बेशक भी हो। तो दोस्तों इस बात को आपको समझना होगा, आपके एपीआई स्कोर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मार्क्स वगैरह बता रखे हैं, इनको आप देखना चाहें देख सकते हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी एज लिमिट से रिलेटेड। एज लिमिट से रिलेटेड है कि 21 से 22 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 1 जुलाई 2021 को आपकी काउंट होगी, आपकी चाहे 21 साल हो चाहे आपकी 42 साल हो, ये आप समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट यदि मैं आपको बताऊं तो आगे चल के यदि हम देखें तो करेक्टर वेरिफिकेशन आपका जरूर होगा। करेक्टर वेरिफिकेशन के बाद में आपकी पोजीशन ये है कि आपकी शादीशुदा हैं तो आपकी एक पत्नी जीवित हो और हस्बैंड भी एक ही आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में कुछ और चीज़ें हैं कि किस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए 2 साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है ukpsc.gov.in और ukpsc.net.in पे जाके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अप्लाई नहीं करना आता, नए कैंडिडेट यदि आप हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा किस प्रकार से रजिस्टर करना है। तो ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको भरनी होंगी दोस्तों। फिर उसके बाद में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस वेबसाइट पे जाके इस ईमेल कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत आती है या फिर आपने कोई गलती कर दी तब भी आप यहाँ पे इस ईमेल पे जाके मेल कर सकते हैं, करेक्शन आपकी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फीस जैसा मैं आपको बता रहा था कि फीस है नील, किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पे नहीं है। अब आगे चलते हैं, कुछ नियमावली तो ये सारी दे रखी हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक और लास्ट में मैं दिखाना चाहता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। पहली बात, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन के लिए सह विषयों की सूची, जो सह विषय हैं, कम्बिनेशन वगैरह किस प्रकार का आपका होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बता रखी है।
और नेक्स्ट में यदि हम देखें तो यहाँ पे दिखा रखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद हेतु जो कैंडिडेट्स आपके कॉल किए जाएंगे वो कितने किए जाएंगे। तो ये 1 से 5 कैंडिडेट हैं तो 6 गुना, जिसमें एपीआई स्कोर के आधार पे कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 6 से 10 है तो 5 गुना और 11 से अधिक है तो 4 गुना कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। और फिर जो आपको बता रहा था इंटरव्यू के मार्क्स आपके हैं 100 और ये आपका दे रखा है कि मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए एपीआई स्कोर में, या फिर जिसके आधार पे आपको इंटरव्यू कॉल की जाएगी ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, परंतु इससे ज़्यादा ही सबके होंगे तो इस आधार पे है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, पीएचडी यदि आपने 2009 और 16 के मानक के अनुसार कर रखी है और यदि आपने नेट नहीं कर रखा तो आपको ये इस प्रकार से साइन करवा के देना होगा। फिर बाद में है कि पीएचडी उपाधि के संबंध में प्रमाण पत्र जो 11/7/2000 के पूर्व पंजीकृत उपाधि धारक हैं उनके लिए ये इस प्रकार का प्रोफॉर्मा दे रखा है। फिर आगे दे रखा है कि विजिटिंग लेक्चरर वगैरह उत्तराखंड में आप काम करते हैं तो उनके लिए प्रोफॉर्मा है, एक्सपीरियंस वालों के लिए है। फिर उसके बाद में है कि आरक्षित श्रेणी है जो उत्तराखंड की उनके लिए है, और उसी प्रकार के बहुत सारे प्रोफॉर्मे यहाँ पे दे रखे हैं पर्टिकुलरली उत्तराखंड से रिलेटेड। तो दोस्तों ये था कंप्लीट सेक्शन जो मैं आपको बताना चाहता था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से रिलेटेड। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो आपको पसंद है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा काम यदि आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।